हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमए हिस्ट्री एमएचआई 102 की बुक आ चुकी है। कहां से आपको डाउनलोड करना है, क्या इस बार बदलाव किया गया है बुक के अंदर में, क्या अपडेट हुआ है बुक के अंदर में, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आप सभी स्टूडेंट को, तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे ऑलरेडी कि जुलाई 2023 से एमए हिस्ट्री के कोर्स में कुछ बदलाव किया गया। इन बदलाव के कारण से जो एमए हिस्ट्री का कोर्स पहले आप एनुअल मोड के अंदर में स्टडी करते थे, जुलाई 2023 से वो कोर्स सारा आपको सेमेस्टर मोड के अंदर में देखने के लिए मिलता है। जब हम कोर्स सेमेस्टर मोड में स्टडी करते हैं तो उसका सिलेबस के ऊपर में भी इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। सिलेबस के अंदर में भी बदलाव किया गया, कुछ नए बुक्स को ऐड किया गया। जो बुक बहुत ज़्यादा लेंथी थे उनको दो पार्ट में बांटा गया, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया बुक के अंदर में से और कुछ नए टॉपिक्स ऐड किया गया। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ अलग तरीके का एक मतलब वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है कंटेंट के अंदर में, तो उसको यहाँ पे लेकर कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि किस तरीके से आप एमएचआई 102 की बुक डाउनलोड कर सकते हैं और इस बार क्या अपडेट है, क्या बदलाव किया गया इस बुक के अंदर में, इसको भी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। अभी हम ई ज्ञान कोर्स की ऑफिशियल साइट पे हैं। ई ज्ञान को कोर्स की ऑफिशियल साइट पे अगर आप आते हो तो डायरेक्टली आपको गूगल पे जाना है, ई ज्ञान कोर्स लिखोगे, ये साइट आ जाएगा। जैसे ही ये साइट आएगा तो आप यहाँ पे सर्च इंजन पे डायरेक्टली जाओ, एमएचआई स्पेस 102 लिखोगे, आपका ये बुक आ जाएगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर में अवेलेबल है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रहेगा, बहुत सारे जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो, कि हमें इस बुक के बारे में डाउनलोड करने के बारे में क्यों बता रहे हो। तो जैसे कि आपको पता है कि एमए हिस्ट्री का कोर्स में बदलाव किया गया, जिसके कारण से अभी मार्केट के अंदर में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है स्टडी के लिए। अगर आप सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट हो तो आपके पास बुक्स ही नहीं कि स्टडी कैसे करोगे। और आपने जून में एडमिशन लिया तो जून जुलाई अगस्त सितंबर बीत गया, अक्टूबर भी बीतने वाला, 24 अक्टूबर हो गया, 3-4 महीने बीत चुके हैं और आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल है जिससे आप स्टडी कर सको। तो उसके कारण से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो ना तो अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें और टाइम से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकें। तो एमए हिस्ट्री के कोर्स में बदलाव होने के कारण से अभी तक जो ई ज्ञान कोर्स की साइट पे दो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, एमएचआई 101 का और एमएचआई 102 का, जो आज अभी मॉर्निंग में आया है। अभी मॉर्निंग में 7:28 हो रहे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस समय ही थोड़ी देर पहले ही अपडेट किया गया, ये बुक कल तक नहीं आ रखा था। ठीक है, 7 बजे तक भी नहीं आ रखा था, 7:30 बजे करीब में, 7-7:25 के करीब में ये अपडेट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बात करें तो अब यहाँ पे बात करते हैं, समझते हैं डिटेल में कि इस बुक के अंदर में क्या बदलाव किया गया और क्यों इतना लेट लग रहा है, ये भी थोड़ा सा जानने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी। तो अभी तक सिर्फ दो बुक आई है, एमएचआई 101 और एमएचआई 102, जो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। बाकी जो बुक्स है ना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा किसी को आइडिया नहीं है। आप इग्नू के अंदर में मेल कर लो, कांटेक्ट कर लो, कोई अपडेट नहीं है, किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। रीजन ये है कि सिलेबस के अंदर में चेंज किया गया है। अब सिलेबस के अंदर में चेंज किया गया तो जब तक नया सिलेबस का कंटेंट पूरा रेडी होकर नहीं आता है तो आपको दे तो सकते नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि उठा के दे देंगे कच्चा। तो वहां पे जब तक पूरी तरीके से तैयार नहीं होगा उसके कारण से नहीं आ सकता, और जब तक इग्नू की बुक्स तैयार नहीं होंगी, जब तक इग्नू की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होगी, जब तक कोई मार्केट के अंदर में बुक्स भी नहीं आ सकती है। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण से आपका जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक होती थी, चाहे नीरज की बात कर लो, गुली बाबा की बात कर लो, और भी बतेरे प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक आपको मार्केट के अंदर में मिल जाती थी, कुछ भी नहीं मिलने वाला है स्टडी के लिए। तो उसके कारण से ये वीडियो जो है ना, ये जो बुक है, जो सॉफ्ट कॉपी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से स्टडी करना है। आई होप सो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोनों बुक अगर चाहिए ना, एमएचआई 101 एमएचआई 102, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाल रखा है, वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ से नहीं मिल पा रहा है आपको तो डायरेक्टली आपको ई ज्ञान कोर्स की साइट पे आना है, गूगल पे जाओ, ई ज्ञान कोर्स लिखो। ठीक है, और ई ज्ञान कोर्स लिखने के बाद यहाँ पे सर्च इंजन में डायरेक्टली एमएचआई 101, एमएचआई स्पेस 101 या एमएचआई स्पेस 102 लिखो, कुछ भी लिखो जो आपको बुक चाहिए, और आपका बुक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या चेंज किया गया इस बुक के अंदर में। तो ये आपका इंटरफेस बुक का दिख जाता है, टोटल 442 पेज के अंदर में इस बुक को तैयार किया गया है। अगर आप इस बुक के इंटरफेस को देखोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है, पीछे के इंटरफेस से चेंज किया गया है। और इस बार टारगेट किया गया है, जैसे कि एमएचआई 102 के अंदर में हम मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ते हैं, तो इस बार आधुनिक विश्व के थीम पर ही रखा गया है। जो इसका फर्स्ट इंटरफेस है आपका, जो फ्रंट पेज है कि किस तरह का होना चाहिए, तो उसी के आधार पर यहाँ पे तैयार किया गया है।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर में चेंज किया गया है, क्या अपडेट किया गया है। तो पाठ्यक्रम को अगर आप देखोगे तो सबसे पहला चैप्टर एज यूजुअल पुनः जागरण का आएगा, कि व्यक्तिगत धारणा क्या पुनः जागरण का, किस तरह से पुनः जागरण की शुरुआत होती है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया पहला चैप्टर। टोटल इसके अंदर में जो चैप्टर है, चैप्टर के नंबर अगर हम बात करें तो 26 है। लास्ट में वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण जिसे हम बोलते हैं। लास्ट चैप्टर यहाँ पे भूमंडलीकरण पे खत्म होता है। 26 चैप्टर इसके अंदर में हम कवर करते हैं। पर अगर हम पुरानी बुक से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पुरानी बुक थी उसके अगर हम पाठ्यक्रम को देखें तो टोटल 32 चैप्टर्स उसके अंदर में आते थे, और लास्ट चैप्टर उसके अंदर में उपभोक्तावाद जो कंज्यूमर्स होता था ना, उसके बारे में यहाँ पे लास्ट चैप्टर था। तो उसमें 32 चैप्टर थे, इसमें 26 चैप्टर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर दोनों में से बेटर कौन है। उसमें अगर ज़्यादा चैप्टर है तो क्या पता उसमें ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिल रहा हो, और इसमें कम चैप्टर है तो क्या पता इसमें भी थोड़ा कम नॉलेज मिल रहा है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ तो उसमें ज़्यादा चैप्टर था, इसमें कम चैप्टर है, पर कम में भी इसमें ज़्यादा टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे उसके अंदर में यूनिट्स बटे हुए थे कि एक यूनिट के अंदर में इतने लेसन है, 2 यूनिट के अंदर में इतने लेसन है। इसके अंदर में इकाई में बांट दिया गया और चैप्टर को बड़ा किया गया है। जैसे जो एक ही जैसे 2 टॉपिक्स थे ना, उसको एक में मिलाकर बड़ा कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चले तो पुराने वाले बुक के अंदर में यूनिट फर्स्ट जिसका नाम था आधुनिक विश्व के बारे में अवधारणाएं, जो क्या लॉजिक है, क्या आइडियोलॉजी है आधुनिक विश्व को लेकर, मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर, उसका पहला यूनिट आता था। पहले यूनिट के अंदर में टोटल 3 चैप्टर आते थे, 3 यूनिट आते थे। यूनिट फर्स्ट जिसमें हम बात करते थे पुनः जागरण और व्यक्तिवाद के बारे में बात करते थे कि किस तरह से व्यक्तिगत है, व्यक्तिगतवाद है, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति की अवधारणा किस प्रकार की है, उसके बारे में बात करते थे। तो सेम चैप्टर, उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं है। दूसरा चैप्टर होता था हमारा ज्ञानोदय, कि किस तरह से ज्ञानोदय हुआ पुनः जागरण के बाद, यहाँ पे ज्ञानोदय की शुरुआत किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम यहाँ पे दूसरे चैप्टर के अंदर में डिस्कस करते थे। तो यहाँ पे भी ज्ञानोदय ही है। और वहां पे जो हमारा तीसरा चैप्टर होता था ज्ञानोदय की आलोचना होता था, कि ज्ञानोदय को हम क्रिटिसाइज करेंगे कि किस तरीके से ज्ञानोदय के अंदर में आलोचना का रोल प्ले होता है। पर यहाँ पे वो तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया गया। तो वो तीसरा जो चैप्टर है ना, आपको दूसरे चैप्टर के अंदर में ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो ज्ञानोदय का आलोचना वाले क्वेश्चंस होते थे ना, आपको यहाँ पे सेकंड चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। तो उसके कारण से एक चैप्टर कम हो गया। ठीक है, तो सेम इसी स्ट्रेटेजी के साथ में जो सिमिलर चैप्टर थे ना और इनरिलेवेंट टॉपिक्स थे, या फिर एडिशनल टॉपिक आप कह सकते हो जो फालतू में दे रखे थे, वो उसको यहाँ पे हटाया गया है। अब देखो, ज्ञानोदय और ज्ञानोदय की आलोचना एक ही में ना प्रबोधन काल में डालकर यहाँ पे स्टडी करवाया जाएगा। प्रबोधन काल के अंदर में आप पूरा पढ़ लोगे कि किस तरीके से लास्ट में आलोचना की जाती है ज्ञानोदय की, वो भी यहाँ पर आप कहा जाता है। ठीक है, मैंने पहले का जो सिलेबस करवा रखा है ना, वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। अभी क्योंकि वीडियो स्टार्ट नहीं करी है मैंने न्यू सिलेबस की बनाना, तो आप पहले के जो सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है, उसको भी स्टडी करो धीरे धीरे, जिससे आपके लिए वो भी यूजफुल रहने वाला है। एटलीस्ट आपका धीरे धीरे करके सिलेबस कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके 26 चैप्टर आते हैं। अब यहाँ पे मैं आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अगर आगे के चैप्टर्स देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 आता है आपका राजनीतिक क्रांति फ्रांस। यहाँ पे राजनीतिक क्रांति फ्रांस के बारे में हम नहीं पढ़ते थे। पहले हम पढ़ते थे राज्य के सिद्धांत के बारे में, कि राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे, किस प्रकार से बना। ठीक है, आधुनिक विश्व के अंदर में मूलभूत जो घटक है ना, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उसके बारे में हम पढ़ते थे। तो यहाँ पे हम राज्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ते थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और इसकी आलोचना के बारे में पढ़ते थे। पर यहाँ पे थोड़ा सा ना चैप्टर को आगे पीछे भी किया गया है, और वहां से जो इनरिलेवेंट टॉपिक्स थे उसको हटाया गया है। तो यहाँ पे जो राज्य के सिद्धांत के टॉपिक्स थे उसको नीचे किया गया। उससे पहले में यहाँ पे पढ़ते हैं राजनीतिक क्रांति फ्रांस के बारे में। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सर राज्य के सिद्धांत वाले को नीचे कर दिया और यहाँ पे राजनीतिक क्रांति फ्रांस ले आया, इसका रीजन क्या है। तो देखो, जो राज्य का सिद्धांत बनने की बात हो या अधिकारों की हम बात करते हैं, मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो नींव है ना, फ्रांस से शुरुआत होती है। जैसे ही फ्रांस के अंदर में फ्रांसीसी क्रांति होती है, मजदूरों की क्रांति, किसानों की क्रांति, तो वहां से वो अपने राइट्स की मांग करते हैं, लोकतंत्र की मांग करते हैं, अपने अधिकार की मांग करते हैं। और वहीं से एक राज्य का सिद्धांत ना, एक आइडल स्टेट किस प्रकार का होना चाहिए, लोक कल्याण राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, वहां से एक ना विचारधारा विकसित होती है। तो जिसके कारण से यहाँ पे पहले पढ़ाया जाता है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, राजनीतिक क्रांति फ्रांस के अंदर में किस प्रकार की हुई उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिससे हमारा एक बेस क्लियर हो जाए कि हाँ अच्छा, फ्रांस के अंदर में क्रांति हुई और इस रीजन से हुआ, यहाँ पे ये चीजों की मांग की गई। जैसे ही ये बेस क्लियर होगा तो फिर आगे आप समझ पाओगे कि राज्य का सिद्धांत यहाँ से किस प्रकार से विकसित हुआ, ये आपको समझ में आ जाता है।
ठीक है, समझ में आता है। तो जो पहले की जो बुक थे ना, पुराने वाला सिलेबस था, उसके अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि जो अलाइनमेंट सेट की जाती है ना चैप्टर्स की, कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और ये वाला 7 8 9 10, ऐसा जो होता है ना अलाइनमेंट, उसके अंदर में थोड़ा सा अलाइनमेंट ऊपर नीचे था, जिसके कारण से सही तरीके से आप बुक्स को और यूनिट्स को, चैप्टर्स को रिकनेक्ट नहीं कर पाते थे, लिंक नहीं कर पाते थे। पर यहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट डाला गया, जो एक प्लस पॉइंट है इस बुक का। मैंने बार बार बोला है कि अगर आप पहला चैप्टर देख रहे हो ना, तो दूसरा चैप्टर आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, क्योंकि वो सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर का स्टोरी कहीं और खत्म हुआ, दूसरे चैप्टर की स्टोरी कहीं और शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। जैसे ही पुनः जागरण खत्म हुआ था, आपको समझ में आएगा कि ज्ञानोदय किस प्रकार से शुरू हो रहा है। ज्ञानोदय खत्म हुआ जब लोगों के अंदर में जैसे बुद्धि आ गई ना भैया, ज्ञानोदय हो गया, बुद्धि आ गई, लोगों को समझ में आ गया कि होता क्या है, सही गलत, सही गलत समझ में आ गया, तभी तो क्रांति करेंगे। अब क्रांति करेंगे, क्रांति करने के बाद ही तो राज्य की मांग करेंगे, राज्य की मांग कर ले तो उसको व्यवस्था को चलाने के लिए तभी तो नौकरशाही की मांग करेंगे, अगर नौकरशाही आएगा तभी तो लोकतंत्र की स्थापना होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगा तभी तो राज्य कल्याण के लिए बारे में हम बात करेंगे, जन कल्याण के बारे में बात करेंगे, गरीबों की भलाई के लिए बात करेंगे। जब गरीबों की भलाई के बारे में बात करेंगे तब वहां से ही तो राष्ट्रवाद विकसित होगा। तो सोचो, मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर ना चैप्टर नंबर 8 तक को आपस में कनेक्ट कर दिया। सिर्फ यहाँ पे जो आपका पाठ्यक्रम भी बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर में कनेक्ट कर दिया कि किस तरह से पुनः जागरण आया, ज्ञानोदय आया, और किस तरीके से लोगों की जो एक अवधारणा है ना, जो आइडियोलॉजी है, सोच है, वो विकसित होती चली गई, ये मैंने कनेक्ट किया। तो सेम इसी बेसिस पे ना यहाँ पे पूरे बुक को कनेक्ट किया गया है, जो एक प्लस पॉइंट है इस बुक के अंदर में और नए वाले सिलेबस के अंदर। एमएचआई जो 101 की जो बुक है ना, उसके अंदर में भी सेम पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और एमएचआई 102 के अंदर में भी सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ बुक्स की मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, उसके अंदर में भी सेम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आगे मैं इसके बारे में अगर और बात करूँ कि क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, तो मैंने आपको पाठ्यक्रम बता दिया। कुछ चैप्टर्स के बारे में भी देखते हैं, चैप्टर्स किस प्रकार के हैं। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो इस पाठ्यक्रम के अंदर में जैसे कुछ चैप्टर्स जो इनरिलेवेंट थे उनको हटाया गया, डायरेक्टली हटा दिया गया है, और कुछ नए तरीके से ना उसको एंड किया गया है, नए तरीके से रखा गया है। जैसे पहले यहाँ पे ना वैश्वीकरण का जो चैप्टर था, वैश्वीकरण का चैप्टर पहले ही आ जाता था, जिसके कारण से आपको प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं होता था। अब यहाँ पे आपको उपभोक्तावाद के बाद में वैश्वीकरण पढ़ने के लिए मिलता है। इसका रीजन क्या है कि किस प्रकार से ना लोगों के अंदर में जन जागृति आई, उपभोक्तावाद के बारे में जागरूकता आया। फिर लास्ट में हम बताते हैं कि उपभोक्तावाद का विकास हुआ कैसे, किस कारण से वहां तक फैला, विकास का सफर क्या था, वो हम यहाँ पे एंड अप करते हैं वैश्वीकरण के साथ में, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के साथ में यहाँ पे एंड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक ये है कि 442 पेज के अंदर पूरा बुक आपको स्टडी करना पड़ता है, थोड़ा सा लेंथी बुक है। और ओल्ड जो सिलेबस था उसके अंदर में 2 पार्ट के अंदर में बुक बट के आता था, तो बात बराबर घुमा फिरा के बराबर ही हो जाता है। और कोई आप नर्सरी और एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट तो हो नहीं कि 4 पेज 5 पेज की बुक चाहिए। एमए हिस्ट्री कर रहे हो, जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा ना, आपके नाम के आगे मास्टर लग जाना है कि मास्टर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, जो भी आपका नाम है, रवि सोनू मोनू जो भी है, वो लग जाएगा कि भैया मास्टर ऑफ हिस्ट्री है रवि, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा बुक का जो पेज है ना, कई बार इशू आती है कि ये इतना लेंथी कर दिया, तो वो उसको मैटर नहीं करना। पर ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो स्टूडेंट ना नए वाले हैं उनके लिए तो बेस्ट है, जो पुराने वाले थोड़ा सा वो सोचेंगे कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में ये नहीं है कि आप चेंज कर दिया पूरा, कि उसमें कुछ और पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ और पढ़, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ना उसको चेंज किया गया, जिसके कारण से बुक का जो खूबसूरती है ना वो निखर के आ जाता है। क्योंकि अलाइनमेंट चेंज करने से क्या है कि आप मूवी देखते हो, कोई भी मूवी देखते हो, तो मूवी के अंदर में क्या होता है कि आपने पहला पार्ट देखा किसी मूवी का, सेकंड पार्ट का अगर स्टोरी उससे मैच नहीं करता है तो सेकंड पार्ट कहलाता ही नहीं है वो यार। ठीक है, अगर स्टोरी कहीं और से शुरू हो रहा है, मैच ही नहीं कर रहा, उसमें राम लक्ष्मण सीता की कहानी बताया, इसमें महाभारत की कहानी बता रहा है, तो दोनों तो अलग अलग हो गए ना। ठीक है, दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे तो उस मूवी का सेकंड पार्ट कैसे कहलाएगा। तो सेम चीज बुक के अंदर में भी होता है, पार्ट 1 जहाँ पे खत्म हुआ वहां से नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट होना चाहिए, हिस्ट्री के अंदर में स्पेशली। तब वो मजा आता है पढ़ने में, लिंक करने में आसानी होती है, मजा आता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो इस बुक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे है। चलो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पे आ गए, पुनः जागरण और व्यक्ति की अवधारणा के बारे में। अगर हम इस पुराने वाले बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट पे जाएं, तो उसके अंदर में आप देखोगे थोड़ा सा अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है पुनः जागरण के वाले चैप्टर के अंदर में, जिसके अंदर में बताया गया डायरेक्टली कि पुनः जागरण की शुरुआत किस प्रकार से हुई। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले बुक के अंदर में देखोगे तो प्रॉपर एक परिचय दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना के साथ में इटली के अंदर में पुनः जागरण का विचार की शुरुआत कैसे हुई, इटली के अंदर में विकास किस प्रकार से हुआ, नया समूह जो वकील और नोटरी थे उनकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, मानवतावाद की शुरुआत किस प्रकार से हुई, नई शिक्षा क्या था, मुद्रण क्या थी, अर्थ और धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत, यथार्थ बनाम नैतिकतावाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में इसको आगे बढ़ाया गया और एक बिल्डअप किया गया कि किस तरीके का चैप्टर का बेस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो एक माइनस पॉइंट था आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर में, वो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट के रूप में आ जाता है।
ठीक है। यहाँ पे पुनः जागरण रेनेसां जिसे हम बोलते हैं, किस प्रकार से बदला, किस प्रकार से शुरुआत हुआ, 13 से 15वीं शताब्दी के अंदर में किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से प्रोटेस्ट जो था, प्रोटेस्टेंट धर्म का यहाँ पे शुरुआत हुआ, व्यक्तिगत मानस को किस प्रकार से बढ़ावा मिला, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है। कुछ और दूसरी चीज, कुछ चीजें ये भी हैं कि जैसे एक लॉजिक था इस बुक के अंदर में, पुरानी वाली बुक के अंदर में, कि ज्यादा इमेज यूज नहीं की गई थी, ज्यादा मतलब इंटरफेरेंस जो होता है ना, लिंक एक तरह से लिंक करते कि देखो इस चीज से रेफरेंस के तौर पे कि ये वाला चीज यहाँ से ऐसे करके हमने उठाया है। तो पुरानी वाली सिलेबस के अंदर में वो नहीं था, पर इस वाले सिलेबस के अंदर में दिख जाता है। जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि पुनः जागरण की शुरुआत का जरूरत क्यों पड़ी। तो पुनः जागरण की शुरुआत की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोगों के अंदर में अंधविश्वास बहुत ज्यादा आ चुका था। लोगों को जन जागृति की जरूरत थी, लोग जग सके इसकी जरूरत थी। धर्म के जो अंधी पट्टी है ना, जो लोगों की आंखों पे पड़ी हुई थी, वो खत्म हो सके उसकी जरूरत थी, जिसके कारण से पुनः जागरण की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे बताया भी गया है आदम और रचना की जो आपका पूरा है ना, किस तरह से आदम ने सेब खाया, पूरा वो ये वाला पूरा यहाँ पे इमेज का भी उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे पुनः जागरण के जो विचार की शुरुआत किस प्रकार से हुई, तो 13 से 15वीं शताब्दी के अंदर में यूरोप की जो सामाजिक संस्कृति के अंदर में हलचल था, 19वीं शताब्दी के अंदर में पहले जो पुनः जागरण के बतौर समझा गया कि किस तरह से पुनः जागरण का शुरुआत है, वो यहाँ से हम देखने के लिए मिल जाता है कि किस तरह से धीरे धीरे शुरुआत हुआ। इटली के अंदर में क्या स्थिति थी, किस तरह से धर्म को लेकर टिप्पणी की जाती है, धर्म निरपेक्षता को लेकर किस तरह से टिप्पणी की जाती है, किस तरह से धर्म जो था वो हावी हो रहा था लोगों के ऊपर में, ये हमें समझ में आता है। और यहाँ से आपका रेनेसां पुनः जागरण की जो शुरुआत यहाँ से आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। बाकी जो लिंक है मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल दूंगा, बाकी जगह पर भी डाल दूंगा। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ आप ज्वाइन करके इस बुक का बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको एम हिस्ट्री का नोट चाहिए तो डायरेक्टली आप हमारे जो गूगल ब्लॉगर है वहाँ पे जा सकते हैं। हर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको गूगल ब्लॉगर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे जाके एम हिस्ट्री के नोट्स को स्टडी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। एंड ऑफ द वीडियो में रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इन फ्यूचर जो भी आप स्टडी करोगे उसके अंदर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे इग्नू से रिलेटेड अपडेट हो, चाहे आपके बुक से रिलेटेड अपडेट हो, वो टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलने वाला है। जिससे एक आपका जो स्टडी करने का जो तरीका होगा ना, जो व्यू ऑफ एंगल स्टडी का, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा, ये आपको समझ में। ये बुक तो एंड ऑफ द रिजल्ट यही है कि अच्छा बुक है। इसके अंदर में जो रेफरेंस यूज़ की गई है, इमेज यूज़ की गई है, उससे आपको जल्दी समझ में आने वाला है। और जो क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है पीछे वाली बुक के अंदर में, ओल्ड सिलेबस के अंदर में, हर चैप्टर के एंड होने पे क्वेश्चन नहीं था। कुछ चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन डाले गए थे, कुछ चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन नहीं डाला गया था। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, पैटर्न में भी यहाँ पे आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको ना मेहनत करना है सही तरीके से, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न में भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर में फोकस करना है कि क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हुआ है तो क्या, किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर बनेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, ये आपको थोड़ा सा समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड करूंगा। एंड ऑफ द वीडियो में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट सही से पढ़ें, और जैसे जैसे बुक आता जा रहा है अपना सिलेबस फोकस करें कि खत्म करना है। और अगर कहीं पे डाउट आता है, कुछ कंफ्यूजन है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट करके यहाँ अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।